दोस्तों, आज की कहानी का नाम है संबंध, जिसके भाग 1 में आप लोग सुनेंगे भैया भाभी के लिए क्या रीना की सोच बदल पाई। दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। मैं काफी देर से करवट बदल रही थी। नींद आंखों से ओझल थी। अंधेरे में भी घड़ी की सुई सुबह के 4 बजाते हुए प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही थी। हर ओर स्तब्धता छाई हुई थी। एक नजर अश्विनी की ओर देखा। वे गहरी नींद में थे। पूरे दिन दौड़ धूप वही करते रहते हैं। मुझसे तो किसी प्रकार की सहानुभूति या अपनत्व की अपेक्षा नहीं करते वे लोग, किंतु आज मेरे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं है। मृत्युशैया पर लेटी माँ व भाभी का रुगन चेहरा बार बार आंखों के आगे घूम जाता है। क्या मनोस्थिति होगी बाबूजी व भैया की आज की रात। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद दोनों की ही स्थिति को चिंताजनक बताया था। माँ परिवार की मेरुदंड हैं और अंजू भाभी गृहलक्ष्मी। यदि दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो परिवार बिखर जाएगा। किस प्रकार जोड़ लिया था उन्होंने भाभी को अपने साथ। घर का कोई काम, कोई सलाह उनके बिना अधूरी थी। मैं ही उन्हें अपना न पाई। एक पल के लिए भी अंजू की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी मैं। उसे प्यार करना तो दूर, उसकी शक्ल से भी मुझे नफरत थी। उसी के कारण माँ को भी तिरस्कृत करती रही थी। जाने क्यों मुझे लगता उसके कारण मेरे परिवार की खुशियाँ छिन गईं। भैया का जीवन नीरस हो गया। क्या माँ का जी नहीं चाहता होगा कि उनका घर आंगन भी पोते पोतियों की किलकारियों से गूंजे। आज के इस भौतिकवादी युग में रूप, गुण और शिक्षा से संपन्न स्त्री को भी कई बार यातनाएं सहनी पड़ती हैं, किंतु मेरे परिवार के सदस्यों ने तो उस अपाहिज को स्वीकारा था। उसकी कई बार सेवा शुश्रूषा की थी, शारीरिक व मानसिक संबल प्रदान किया था। भाभी के प्रति माँ को असीम स्नेह लुटाता देख मैं ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी थी। ससुराल में अपना स्थान बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा था मुझे। इस अपाहिज नारी के कारण भी कुछ कम आक्षेप तो नहीं सहे थे। मेरे माता पिता दहेज के लोभी बन गए थे। कैसे समझाती इस समाज को कि उन्होंने यह सब मानवता के वशीभूत होकर किया था, और मैं क्या एक पल को भी भाभी के किसी गुण से प्रसन्न हो पाई थी। मेरी दृष्टि में भाभी का जो काल्पनिक रूप था उससे तो वे अंशमात्र भी मेल न खाती थीं। कुलकर्मी ने माँ से कहा भी था, यह तो ग्रहण है तुम्हारे बेटे के जीवन पर और तुम्हारे परिवार पर एक अभिशाप। माँ स्तब्ध रह जाती थी मेरे शब्दों पर। उन्हें कभी कोई शिकायत थी ही नहीं उनसे। सुबह के 5 बजे थे। फोन की घंटी बज रही थी। कहीं कोई अप्रिय समाचार न हो। धड़कते दिल से फोन का चोगा उठाया। बाबूजी थे। रीना बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक है, पर अंजू अभी खतरे से बाहर नहीं है। उनके स्वर का कंपन स्पष्ट था। मैं स्वयं को कोस रही थी। क्यों बाबूजी व अश्विनी के कहने पर घर आ गई थी। बाबूजी व भैया के पास बैठना चाहिए था मुझे। नितांत अकेले थे वे दोनों, पर मुझसे सहानुभूति की अपेक्षा वे रखते भी न होंगे। उन्हें क्या मालूम हर समय अंजू को तिरस्कृत करने वाली रीना आज पश्चाताप की अग्नि में इस तरह जल रही है। पहले भी तो वह कई बार अस्पताल आई थी, किंतु तब मेरे मन के किसी कोने से अस्फुट सी यही आवाज उठती थी कि भाभी इस दुनिया से चली जाएं और मेरे भैया का जीवन बंधनों से मुक्त हो जाए। एक पल को न समझ पाई थी कि भैया का जीवन भाभी के बिना अधूरा है। माँ ने एक बार समझाया था कि एक बार वह इस घर की बहू बनी है तो अब वह मेरी बेटी भी बन गई है। उसकी देखभाल करना हमारा नैतिक ही नहीं, मौलिक दायित्व भी है। और उनके मायके वालों का क्या कर्तव्य है। धोखे से अपनी बीमार बेटी दूसरे के पल्ले बांधकर खुद चैन की नींद सोए। कहने को तो करोड़ों का व्यापार है, टिकटें भेजते रहते हैं अपनी बेटी व दामाद को। अमेरिका घूम आने के निमंत्रण भेजते रहते हैं, पर बीमार बेटी की सेवा नहीं की जाती उनसे। मैं गुस्से से कांप जाती थी। रीना वो स्वयं मायके नहीं जाना चाहती। जानती है, कल मेरे गले में हाथ डालकर बोली थी, माँ, मेरी माँ व पिताजी से बढ़कर प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है।
मेरा जी आप लोगों को छोड़ने को नहीं चाहता, बस तुमसे तो कोई मीठा बोले तो पिघल जाती हो। बड़ी मुश्किल से अश्विनी मुझे चुप करवाते। दिखावे के संबंध मुझे हमेशा विचलित करते रहे हैं। माँ के पास जाकर भी अंजू को अपना ना पाती थी मैं। कितना प्रतिरोध किया था भैया के ब्याह पर मैंने। उनके जैसे सौम्य सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी के लिए रिश्तों की क्या कमी थी। उन्होंने एमबीए किया था, बाबूजी का लाखों का व्यापार था, भैया दाहिने हाथ के समान उनकी मदद करते थे। मैं मचलकर बाबूजी से कहती, भैया के लिए सुंदर सी भाभी ला दीजिए ना, पहले तुझे इस घर से निकालेंगे तब बहू आएगी यहाँ। पर मैं एक सखी के समान भाभी के साथ रहना चाहती थी। हम उम्र नंद भाभी सखियों के समान ही तो होती हैं, पर मेरी किसी ने भी न सुनी थी। उनका तर्क था, हम तुझे इसी शहर में ब्याहेंगे, जब जी चाहे आ जाना। और धूमधाम से ब्याह दी गई थी मैं। आदर्श पति के समान अश्विनी रोज मुझे माँ से मिलवा लाते थे। पूरा दिन माँ से बतियाती, मेरी पसंद के पकवान बनते। माँ बताती रहती थी भैया के रिश्तों के बारे में। बाबूजी भी पास बैठे रहते। भैया का स्वभाव कितना मृदु था। उनकी आवाज की पारदर्शी सरलता से उनका आकर्षक व्यक्तित्व परिलक्षित होता था। मुझे नाज था अपने भाई पर। मेरी कितनी सहेलियां उन पर फिदा थीं, पर वे तो आदर्श पुत्र थे अपने माता पिता के। एक दिन माँ ने बताया था, तेरी देविका मौसी का पत्र आया है अमेरिका से। वे अपनी देवरानी की बेटी का रिश्ता करना चाहती हैं। विपिन के साथ ये वही देविका मौसी थीं, जिन्होंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उन्हें किसी ने सहारा न दिया था। अभागिन कहकर लोग दुत्कार देते थे। मेरे नाना ने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उच्च कुल में ब्याहा था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संबंध कहानी को। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।